मुंबई के 25वें माले पर बने अपने आलीशान ऑफिस के शीशे से बाहर देखते हुए आर्यन को आज शहर की जगमगाती रोशनी भी धुंधली लग रही थी। 32 साल की उम्र में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। बैंक बैलेंस, गाड़ियां, नाम, सब कुछ था उसके पास। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। उसकी मेज पर इस्तीफा रखा था। उसने कलम उठाई और बिना हाथ कांपे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बॉस ने पूछा, आर्यन, तुम पागल हो गए हो? इतना बड़ा पैकेट छोड़कर तुम अपने गांव रामपुर वापस जा रहे हो? वहां क्या रखा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां मेरी जड़ें हैं सर, और जिस पेड़ की जड़ें सूख रही हों उसके पत्ते ज्यादा दिन हरे नहीं रह सकते। अगले कुछ घंटों के बाद आर्यन अपनी फ्लाइट की सीट पर बैठा सोच रहा था। 3 घंटे के सफर के बाद अपने गांव की सड़कों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां धूल भरी राहें और खामोश गांव। रामपुर। एक समय था जब ये गांव हंसता खेलता था। लेकिन जब आर्यन की एसयूवी गांव की कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते हुए दाखिल हुई तो उसे सिवाय सन्नाटे और धूल के कुछ नहीं मिला। गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग गप्पे हाँक रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ थकान थी। आर्यन अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। घर की हालत भी गांव जैसी ही थी। दीवारों का पलस्तर झड़ रहा था और आंगन में उगी तुलसी सूख चुकी थी। उसकी माँ सुमित्रा देवी उसे देखकर रो पड़ी। पिता मास्टर दीनानाथ, जो अब रिटायर हो चुके थे और पैरालाइसिस के कारण चारपाई पर थे, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। शाम को जब आर्यन गांव घूमने निकला तो उसे असली तस्वीर दिखाई दी। जिस तालाब में वो बचपन में तैरता था वो अब कचरे का ढेर बन चुका था। स्कूल की इमारत में जानवर बंधे थे। नौजवान या तो शहर जा चुके थे या ताश खेलकर दिन बिता रहे थे। आर्यन को समझ आ गया, रामपुर मर रहा था और उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगले दिन आर्यन ने गांव के सरपंच और कुछ प्रभावशाली लोगों की बैठक बुलाई। उसका विचार था गांव में जैविक खेती और डिजिटल शिक्षा की शुरुआत करना। सरपंच, जिसे सब ठाकुर साहब कहते थे, ने हंसते हुए कहा, अरे आर्यन बेटा, तुम शहर से आए हो, वहीं रहो। ये लैपटॉप और अंग्रेजी यहाँ नहीं चलती। यहाँ की मिट्टी अब बंजर हो चुकी है। यहाँ से निकलना ही समझदारी है। एक और बुजुर्ग ने कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खपा दी, कुछ नहीं बदला। तुम कल के छोकरे हमें खेती सिखाओगे? आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन हौसला नहीं। उसने ठान लिया कि वो बहस नहीं करेगा, करके दिखाएगा। आर्यन ने समझा कि बड़ों को समझाना मुश्किल है, इसलिए उसने बच्चों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने पुराने दालान को साफ किया और वहां एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोला। नाम रखा उड़ान। शुरुआत में कोई नहीं आया। आर्यन अकेला बैठा रहता। फिर एक दिन बदलू काका का पोता 10 साल का राजू खिड़की से झांकने आया। आर्यन ने उसे बुलाया और अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाया जिसमें दिखाया गया था कि कैसे ड्रोन से खेती होती है। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले दिन राजू अपने 2 दोस्तों को लाया, फिर 4, फिर 10। आर्यन उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, वो उन्हें इंटरनेट की दुनिया दिखाता, विज्ञान के प्रयोग करके दिखाता और सफल लोगों की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उड़ान में चहल पहल बढ़ने लगी। ये देखकर गांव के कुछ बेरोजगार युवक संदीप, महेश और रेखा भी आर्यन के पास आए। उन्होंने पूछा, भैया, हम ग्रेजुएट हैं लेकिन नौकरी नहीं है, हम क्या करें? आर्यन ने उनसे कहा, नौकरी मत ढूंढो, काम पैदा करो। रामपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी थी। नलकूप सूख रहे थे। आर्यन ने संदीप और महेश के साथ मिलकर गांव के पुराने तालाब के जीर्णोद्धार का नक्शा तैयार किया। जब उन्होंने भावड़ा उठाया तो गांव वाले हंसे, पागल हो गए हैं शहर वाले बाबू, ताने कसे गए। लेकिन आर्यन और उसकी 10 युवाओं की टीम ने हार नहीं मानी। वे चिलचिलाती धूप में तालाब की गाद निकालते। ये देखकर गांव की एक बूढ़ी महिला काकी, जो खुद पानी के लिए मीलों चलती थी, एक दिन उनके लिए शरबत लेकर आई। उसने कहा, बेटा, जब कोई नहीं था तब तुम आए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। काकी की ये पहल एक क्रांति बन गई। अगले दिन 5 और लोग जुड़े, फिर 20, और 1 महीने के अंदर पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, जवान, श्रमदान के लिए तालाब पर उमड़ पड़े। जो सरपंच कल तक हंस रहे थे, उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने पंचायत फंड से मदद की घोषणा की। जब मानसून की पहली बारिश हुई तो बरसों से सूखा पड़ा तालाब पानी से लबालब भर गया। उस दिन रामपुर में दिवाली जैसा माहौल था। पानी आ गया था, लेकिन खेती का तरीका पुराना था। रासायनिक खादों ने जमीन को जहरीला बना दिया था।
आर्यन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया मॉडल पेश किया, लेकिन व्यापारियों के साथ नहीं, बल्कि सीधे ग्राहकों के साथ। उसने गांव की 50 एकड़ जमीन को कोऑपरेटिव में बदला। उसने किसानों को समझाया कि वे परंपरागत गेहूं चावल के साथ साथ औषधीय पौधे, मशरूम और जैविक सब्जियां उगाएं। रेखा, जो एक पढ़ी लिखी युवती थी, उसने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली। उसने शहर के बड़े मॉल्स और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से संपर्क किया। आर्यन ने रामपुर ऑर्गेनिक्स नाम से एक ब्रांड बनाया और सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग शुरू की। पहली फसल के समय डर का माहौल था, क्या ये बिकेगा? लेकिन जब शहर से गाड़ियां सीधे खेत पर आईं और किसानों को बिचौलियों के बिना बाजार से दोगुना दाम मिला, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस किसान के पास साइकिल नहीं थी, उसने अगले साल मोटरसाइकिल खरीदी। ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं था, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। पैसे आने लगे तो जीवन स्तर सुधरने लगा, लेकिन आर्यन जानता था कि असली बदलाव तब आएगा जब बेटियां पढ़ेंगी। गांव में लड़कियों को 8वीं के बाद स्कूल छुड़ा दिया जाता था। आर्यन ने उड़ान को एक डिजिटल स्कूल में बदल दिया। उसने शहर के अपने दोस्तों से संपर्क किया जो डॉक्टर, इंजीनियर और आर्टिस्ट थे। वे वीकेंड की छुट्टी पर गांव आते और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते। इसे वीकेंड मेंटोरशिप का नाम दिया गया। सबसे बड़ी चुनौती थी माधवी। माधवी मैथ में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके पिता उसकी शादी करना चाहते थे। आर्यन और रेखा उसके घर गए। आर्यन ने उसके पिता के सामने एक चेक रखा। पिता हैरान रह गए। आर्यन ने कहा, ये भीख नहीं है काका, ये माधवी के भविष्य की कमाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अगर ये पढ़ेगी तो पूरे परिवार को इससे 100 गुना ज्यादा कमा कर देगी, और अगर इसकी शादी कर दी तो ये हुनर चूल्हे में जल जाएगा। पिता ने चेक वापस कर दिया और नम आंखों से कहा, बिटिया पढ़ेगी। आज माधवी जिला टॉप करने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और गांव की हर लड़की की प्रेरणा है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन आपदा आ गई। बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि ने खड़ी फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। गांव में मातम छा गया। पुराना डर वापस आ गया। लोग कहने लगे, किस्मत ही खराब है। कुछ किसान आत्महत्या करने की बातें करने लगे। आर्यन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। आर्यन ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उसने कहा, प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सुरक्षा हमारे हाथ में है। उसने सबको याद दिलाया कि जब उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया था तो मुनाफे का 10% एक आपातकालीन फंड में जमा किया था। गांव वाले भूल चुके थे, लेकिन सिस्टम नहीं। उसने उस फंड से हर प्रभावित किसान को मुआवजा दिया। इसके अलावा उसने समझाया कि फसल बीमा का पैसा कैसे क्लेम करना है। जहां आसपास के गांवों में किसान बर्बाद हो गए थे, रामपुर संभल गया। इस घटना ने गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक दिया, वित्तीय साक्षरता और बचत का महत्व। वे समझ गए कि आर्यन का ये सिस्टम केवल हवाई नहीं, वो उनकी ढाल था। 3 साल बीत चुके थे। रामपुर अब वो धूल भरा गांव नहीं था। अब वहां पक्की सड़कें थीं, जिनके दोनों ओर सोलर लाइटें लगी थीं। तालाब के किनारे एक सुंदर पार्क था, जहां बुजुर्ग योग करते थे। उड़ान अब एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन चुका था, जहां आसपास के 20 गांव के बच्चे कोडिंग और रोबोटिक्स सीखने आते थे। गांव की महिलाएं, जो पहले केवल घूंघट में रहती थीं, अब स्वयं सहायता समूह के जरिए आचार, पापड़ और हस्तशिल्प बनाकर ऑनलाइन बेच रही थीं। रेखा गांव की सरपंच बन चुकी थी, पहली महिला सरपंच। आर्यन अब भी वहीं था, लेकिन अब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि रामपुर का बेटा था। एक दिन एक बड़ी विदेशी मीडिया टीम रामपुर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई। पत्रकार ने आर्यन से पूछा, मिस्टर आर्यन, आपने ये सब कैसे किया? क्या ये कोई चमत्कार है? आर्यन ने गांव के उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके नीचे अब बच्चे लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहे थे। उसने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस सोए हुए स्वाभिमान को जगाने की कहानी है। मैंने उन्हें कुछ नया नहीं दिया, बस उन्हें ये याद दिलाया कि उनके पास जो विरासत है, उनकी मेहनत, उनकी एकजुटता, उनकी मिट्टी, वही उनकी असली ताकत है। मैंने बस उसमें तकनीक का तड़का लगाया। असली हीरो तो ये गांव वाले हैं, जिन्होंने बदलाव को स्वीकार किया। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।